नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम बहुत संक्षिप्त है, लेकिन चर्चा जो है वो बहुत गंभीर मुद्दे के ऊपर है। हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में किस्सा कुर्सी का चल रहा है, कुर्सी की लड़ाई चल रही है। महाराष्ट्र है, भारत राष्ट्र है, हमारे यहाँ महाराष्ट्र भी है, लेकिन एक पूरी दुनिया का महाराष्ट्र है, वो है अमेरिका। वहाँ पर भी किस्सा कुर्सी का भी चल रहा है और परिवारवाद का भी जबरदस्त इस वक्त कार्यक्रम दिखाई दे रहा है। परिवारवाद की छाप अमेरिका में भी दिखाई दे रही है। तो पहले हमारे यहाँ जो किस्सा कुर्सी का चल रहा है उसकी बात कर लेते हैं। बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जिस तरह से चुनाव नतीजे आए, साफ तौर पर दिख रहा था कि महायुति को, जो एनडीए गठबंधन है, उसको बहुमत से 85 सीटें ज्यादा दी हैं जनता ने। आप जरा सोचिए कि महाराष्ट्र में इतनी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी के इस गठबंधन को भी नहीं थी, लेकिन दो नेता जबरदस्त तरीके से एमर्ज होकर सामने आए, आउटस्टैंडिंगली एमर्ज हुए हैं। एकनाथ शिंदे, जिन्होंने शिवसेना को पटकनी दे दी है। उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, बेसिकली मातोश्री से जो शिवसेना चलती थी, उसका सुपड़ा ही साफ कर दिया लगभग। और अजित पवार, जो महाराष्ट्र की राजनीति की नहीं पूरे देश की राजनीति के चाणक्य कहे जाते थे, लगभग 5 दशकों से शरद पवार देश की राजनीति के मुख्य जो धुरी है, मेन स्ट्रीम जो है, उसके नायक रहे हैं, बड़े लीडर रहे हैं, लेकिन उनको धूल चढ़ाती है। तो दो नेता, एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के ऊपर कब्जा कर लिया है और एनसीपी के ऊपर अजित पवार ने, शरद पवार के भतीजे ने कब्जा कर लिया है। दोनों नेता बहुत जबरदस्त एमर्ज हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इस सफलता के पीछे जो सरकार 2.5 साल तक चली है और जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने सरकार चलाई महाराष्ट्र की, उसमें लगता है कि उन्होंने जनमानस का वो जो पल्स टटोलने का जो काम है वो किया है। क्योंकि ग्राउंड लेवल के नेता हैं और मातोश्री में जब बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र की एक अलग राजनीति कर रहे थे, उस वक्त एकनाथ शिंदे एकदम साधारण कार्यकर्ता से, बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से निकलकर वहां तक पहुंचे जहां बाला साहब ठाकरे के लेफ्टिनेंट्स में वो शामिल हुए। तो एकनाथ शिंदे, और जब एकनाथ शिंदे ने पार्टी में बगावत की थी, उस वक्त हमने हमारे प्रोग्राम्स में कहा था कि एकनाथ शिंदे विधायक नहीं लेके जा रहे हैं, वो मातोश्री से शिवसेना लेके जा रहे हैं, और शिवसेना वाकई मातोश्री से चली गई। ये हमने हमारे उस वक्त के प्रोग्राम्स को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जब विधायक लेकर एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनाने की तैयारी कर रहे थे। उस वक्त बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिकल एक हंगामा हुआ था, पॉलिटिकल रुकस जिसको कहते हैं आप, और कोर्ट तक बात गई थी, और झंडा और निशान किसके पास रहेगा ये भी झगड़े चले हैं। लेकिन इस चुनाव ने साबित कर दिया है कि एकनाथ शिंदे ही शिवसेना के सबसे बड़े लीडर और अजित पवार एनसीपी के सबसे बड़े लीडर। देवेंद्र फडणवीस की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी जिनको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, उनका कार्यकाल पिछला यदि हम देखें तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को उतनी सफलता नहीं मिली। और उद्धव ठाकरे को, हालांकि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में थे और शिवसेना को काफ़ी सीटें उस वक्त दी गई चुनाव लड़ने के लिए, तो उद्धव ठाकरे के पास सीटें तो खूब आ गई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे के पल्ला झटकते ही देवेंद्र फडणवीस नीचे आ गए। उस वक्त अजित पवार भी कुछ नहीं कर पाए थे। फिलहाल यदि हम बात करें तो एकनाथ शिंदे के इस पूरे घटना चक्र में 3-4 बातें जो मुख्य तौर पर चल रही हैं, बहुत बड़ा पॉलिटिकल एक पूरे देश में ही चर्चा का विषय बना हुआ है। और 5 दिसंबर को किसी भी तरह से संवैधानिक जो अनिवार्यता है, संवैधानिक जो बात है, उसमें 5 दिसंबर को उनको सरकार का गठन करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री की शपथ लेनी पड़ेगी। उससे पहले जिस तरह का ये दृश्य दिखाई दे रहा है, इसमें एकनाथ शिंदे कम से कम संतुष्ट तो नजर नहीं आ रहे हैं। पहले हालांकि उन्होंने चुनाव नतीजों के बाद ये जरूर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व जैसा कहेगा मोदी और अमित शाह जैसे कहेंगे वैसा मैं करूंगा, क्योंकि मुझे नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पूरे टाइम मेरा सपोर्ट किया है, मेरे पीछे खड़े रहे हैं, तो मैं वो जो कहेंगे उनका सम्मान करूंगा। लेकिन जब बात ये आई कि 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम, और सीएम देवेंद्र फडणवीस होंगे, डिप्टी सीएम में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार होंगे देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में। अभी तक स्थिति ये थी कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री। तो ऐसे में ये किसी के भी गले नहीं उतरता है कि मैं जब एक बार कुर्सी पर रह चुका हूं तो नीचे की कुर्सी कैसे पकड़ूं। अब बातें हालांकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना में भी चल रही हैं कि डिप्टी सीएम के लिए हो सकता है
कि किसी दूसरे नेता को आगे कर दिया जाए और एकनाथ शिंदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दे दी जाए, उनकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए। लेकिन एक बात पर और अभी चल रहा है पॉलिटिकल, जो जिसको कहते हैं बार्गेन। तो ये बार्गेन क्या है? ये वित्त मंत्रालय को लेकर और गृह मंत्रालय को लेकर है। अभी तक गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस और वित्त मंत्रालय अजित पवार के पास, एनसीपी के पास रहा। तो अब एकनाथ शिंदे की तरफ से ये, शिवसेना की तरफ से ये कि दोनों मंत्रालय हमें दिए जाएं। जहां तक बात मंत्रियों की है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मंत्रियों को प्रोपोर्शनेटली, जैसा भारतीय जनता पार्टी अन्य राज्यों में करती है, वैसे वो हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मामला उलझा हुआ है सीएम पद को लेकर, सीएम की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा इसको लेकर। और ये मामला इतना उलझ गया है कि अब 5 दिसंबर की तैयारियों के लिए एक तरफ सीएम की जो शपथ होनी है उसकी तैयारियों के लिए लोग गए हुए हैं, लेकिन केंद्रीय जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने 2 पर्यवेक्षक महाराष्ट्र की इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए नियुक्त किए हैं। उसमें एक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं और दूसरे हैं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी। इन दोनों को तय करना है कि वहाँ सीएम कौन बनेंगे और किस तरह से विधायक दल को जोड़कर एक राय बनाई जाएगी, जिससे कि 5 दिसंबर को ये काम हो सके। 4 दिसंबर तक ये काम होना है। 4 दिसंबर को विजय रूपानी को और निर्मला सीतारमण को ये रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को देनी है। 4 दिसंबर को ही निर्मला सीतारमण वहाँ पहुँचेंगी, इससे पहले विजय रूपानी वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये तो है एक पॉलिटिकल, जिसको कहते हैं एक्सरसाइज। जहाँ तक बात है सीटों की, जनता ने इस बार महायुति को जबरदस्त समर्थन दिया और 145 सीटों का जो जादुई आंकड़ा है जिससे सरकार बनाई जा सकती है, बहुमत का जो आंकड़ा है 145 का था, उसको पार करते हुए, न केवल पार करते हुए 85 सीटें ज़्यादा जनता ने महायुति गठबंधन को दी। इसमें 132 सीटें बीजेपी को मिली और शिवसेना का जो एकनाथ शिंदे का जो इस बार का जो जिसको कहते हैं योगदान है वो जबरदस्त है। 57 सीटों के साथ एकनाथ शिंदे इस बार अपनी पॉलिटिकल थाक जमाने में कामयाब हुए हैं। और एनसीपी के जो अजित पवार हैं, अजित पवार गुट जो एनसीपी का है, उन्होंने भी कोई कम परफॉर्मेंस नहीं दी। 41 सीटें अजित पवार के दल ने जीती। एकनाथ शिंदे ने जहां उद्धव ठाकरे को धूल चटा दी, वहीं अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार को नेस्तनाबूद सा कर दिया है। अब पॉलिटिकल उनकी कोई इमरजेंसी नहीं बची है। ये स्थिति इन दोनों नेताओं की है। अब देखना ये होगा कि एकनाथ शिंदे की जो सीएम की परफॉर्मेंस थी, उसको जनता ने जिस तरह से लिया है, उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व क्या सोचता है। पहले एक बात जरूर आ रही थी कि 2.5 साल के लिए देवेंद्र फडणवीस होंगे, फिर 2.5 साल के लिए एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें क्या पेच है, ये अभी तक सामने नहीं आया है। एकनाथ शिंदे वैसे इस बात के लिए राजी हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी एक काम ये कर सकती है कि शुरुआत में 2.5 साल एकनाथ शिंदे को दे दे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सीएम बन जाए, क्योंकि बहुमत का जहां तक सवाल है, बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। आज अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस को अमित शाह से मिलने के लिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली जाना था। अजित पवार रवाना हो चुके हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस किसी कारण से नहीं गए हैं। लोगों का कयास यह है कि अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस, यानी भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी अजित पवार मिलकर हो सकता है कि एकनाथ शिंदे को कोई पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश करें, क्योंकि ये दोनों भी यदि साथ रहते हैं तो बहुमत के आंकड़े से काफ़ी आगे निकल जाते हैं। एकनाथ शिंदे के पास उस वक्त क्या साधन रहेगा, क्या बार्गेनिंग पावर रहेगी, ये भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन लगता ऐसा नहीं है, महायुति में इस तरह की बात नहीं हो सकती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे अब भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं होना चाहेंगे, क्योंकि इंडिया अलायंस में उनका कोई योगदान नहीं हो सकता है। इंडिया अलायंस में उद्धव ठाकरे की ज़्यादा चलेगी और इंडिया अलायंस के पास उतना अब संख्या बल भी नहीं है जिससे कि एकनाथ शिंदे किसी भी तरह से कोई भी जिसको कह सकते हैं ब्लैकमेलिंग कर सकें या अपनी शर्तें मनाने के लिए वो कोई चाल चल सके, वो तो संभावना नहीं है। तो बहरहाल महाराष्ट्र की ये जो राजनीति है ये बहुत इंटरेस्टिंग बन पड़ी है। और जहाँ तक बात पूरी दुनिया के महाराष्ट्र अमेरिका की है, वहाँ पर परिवारवाद की छाप सामने आ गई है। हमारे देश में ही नहीं, पूरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये माना जाता है कि यूरोप में और अमेरिका में परिवारवाद नहीं है, वहाँ लोग बाग डिसऑनेस्ट नहीं हैं, वहाँ का जो समाज है वो बड़ा सभ्य है, वहाँ तो स्वर्ग जैसा है। और हमारे देशों में ही भ्रष्टाचार है, हमारे देशों में ये सब चीज़ें हैं। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं यहाँ पर फिर भी सोबर हैं, नोबेल हैं लोग। ख़ास तौर पर अमेरिकन जो देश हैं वहाँ पर
यूरोपियन कंट्रीज से गए हुए लोग हैं, उन्होंने जहाँ वहाँ कैसा नरसंहार किया लोगों का, किस तरह से लोगों को वहाँ जो नेटिव थे वहाँ के लोग थे उनको किस तरह से मारा, किस तरह से धन की लालच में, ग्रीड में वहाँ जाकर बस्तियाँ बसाई, और आज वो बड़ा महान राष्ट्र कहते हैं अपने आप को। तो महाराष्ट्र के दो बड़े नेता, दो बड़े पुरोधा, उनकी खबरें इस वक्त सरफेस पर हैं। इस वक्त जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, निवर्तमान राष्ट्रपति कह सकते हैं, तो निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपने बेटे हंटर बाइडन को राष्ट्रपति पद का जो उनका एक जो प्रिविलेज होता है, जिसको कहते हैं हम अधिकार जो उनको दिया होता है राष्ट्रपति को, हमारे यहाँ पर भी है, वो पूरी दुनिया में एक सा ही कल्चर है। तो राष्ट्रपति किसी की सज़ा माफ़ कर सकते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी उधर से ही आए हुए एलिमेंट्स हैं। तो राष्ट्रपति रहते हुए जो बाइडन ने अपने बेटे हंटर बाइडन को माफ़ी दे दी। ये मामला असल में अवैध हथियार से जुड़ा हुआ और टैक्स चोरी से दो मामले अलग अलग हैं, और दोनों मामलों में अभी इसी महीने दिसंबर में ही सज़ा तय होनी थी। एक मामले में अभी 2 दिन बाद, और एक मामले में 16 दिसंबर को सज़ा आनी थी। कोर्ट ने आरोप तय कर दिए थे दोनों ही मामलों में। हंटर बाइडन के ऊपर आरोप है कि वो नशे के आदी हैं और रिवॉल्वर उन्होंने रख रखी थी। अमेरिका के कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति हथियार तो रख सकता है, लेकिन नशे का आदी या साई की कोई बीमारी है तो वो हथियार नहीं रख सकता। यदि है तो उसे घोषणा पत्र देना पड़ता है, फिर सरकार तय करती है कि उसको हथियार दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अन्यथा कोई भी आदमी ओपन मार्केट में हथियार खरीद सकता है। वहाँ हमारी तरह की गुलामी की दास्तां नहीं है। हमारे यहाँ भी पहले हथियार लोग रखते थे, लेकिन जब ब्रिटिश हुकूमत आई तो उन्होंने सब हथियार जब्त कर लिए, और अब लाइसेंस प्रणाली पे हमारे यहाँ है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ शर्तें हैं। तो उन शर्तों के मुताबिक हंटर बाइडन दोषी हैं, क्योंकि वो नशे के आदी रहे हैं। तो ये दोष है उनका, और उन्होंने स्वीकारोक्ति कोर्ट में की है कि ये बात है कि मैंने ये घोषणा नहीं की। एक मामला टैक्स चोरी का है, करीब 11 करोड़ रुपए का टैक्स चोरी है, जिसमें उन्होंने अपने जो टैक्स रिटर्न भरते हैं उसमें नहीं भरी, और बाद में वो जो सामने आई पोल चोड़े हो गई, इसको हमारे यहाँ कहते हैं कि पोल सामने आ गई, तो फिर उनको मानना पड़ गया कि ये हुआ है। तो सदोष है, दोनों ही मामलों में वो गिल्टी हैं, लेकिन निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन ने उनको माफ़ कर दिया है। जो अब राष्ट्रपति बनेंगे जनवरी में, जो जीत चुके हैं चुनाव, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडन के इस फैसले की निंदा की है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये भूल गए हैं कि 2 अपॉइंटमेंट्स उन्होंने जो अभी हाल में किए हैं वो भी अब स्क्रूटनी में जनता की नज़रों में तो हैं। अब चूंकि राष्ट्रपति बन गए हैं आप, तो आप कुर्सी पर विराजमान हैं, कुर्सी कुछ भी कर सकती है। हमारे यहाँ भी कुर्सी ने बहुत कमाल किए हैं, परिवारवाद ने बहुत कमाल किए हैं। जो डिजर्व नहीं करते उनको बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, बहुत सारी चीज़ें दे दी गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐसा ही फैसला किया है, जिसमें 2 समधी जो उनके हैं उनको महत्वपूर्ण पदों के ऊपर उन्होंने आसीन कर दिया है, पदस्थापित कर दिया है। हालांकि वो 4 जनवरी के बाद, जब पहले राष्ट्रपति पद की शपथ डोनाल्ड ट्रंप लेंगे उसके बाद ही ले पाएंगे, लेकिन अपने 2 समधियों को उन्होंने ऑब्लाइज किया है। और ये जो मसला है, ये मसला इसलिए भी थोड़ा सा पेचीदा बन पड़ा है कि जो नियुक्तियां हुई हैं उन नियुक्तियों के पीछे कई तरह के आरोप भी हैं, कई तरह की बातें भी हैं। तो पहला जो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो पहला जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय जो मसला बना हुआ है वो है मिडिल ईस्ट मामलों पर सलाहकार की नियुक्ति। और ये अरब और मिडिल ईस्ट का जो मसला है, जो जिसके ऊपर अमेरिका हमेशा ही पूरी दुनिया में अपनी हेजेमनी दिखाता है, क्योंकि तेल वहाँ है और तेल जो है वो डॉलर में कारोबार होता है। और अभी डॉलर को लेकर भी कई तरह की खबरें हैं, लेकिन आज उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने डॉलर की जो हेजेमनी है उसको लेकर भी अपना एक फैसला बताया है कि यदि डॉलर की जगह कोई वैकल्पिक मुद्रा, कोई वैकल्पिक करेंसी लाई गई तो हम 100% टैरिफ लगा देंगे अमेरिका में सामान जाने पर। यदि भारत का कोई सामान अमेरिका जाता है तो उस पर 100% टैक्स ड्यूटी लग जाएगी। चाइना से कुछ जाता है तो अभी ब्रिक्स देशों को लेकर अमेरिका थोड़ा चिंतित है। ब्रिक्स देशों ने तय किया था, अभी हाल ही में रूस में जो ब्रिक्स देशों का सम्मेलन हुआ जिसमें भारत, चीन और रूस ने कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की बात की थी, इससे डोनाल्ड ट्रंप चिड़े हुए हैं। तो वो एक डॉलराइजेशन का जो डी डॉलराइजेशन का जो मसला है उसके ऊपर हम बात कर भी चुके हैं, लेकिन अब और आगे भी बात करेंगे कि ये क्या होगा। लेकिन बहरहाल ये जो मिडिल ईस्ट और अरब देशों का जो मसला है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा
डॉलर का कमांड है। और ये रूजवेल्ट के ज़माने से है, बाद में जॉन एफ कैनेडी ने भी इस पे काफ़ी काम किया था। और किसिंजर जो विदेश मामलों के वहाँ के बड़े एक्सपर्ट हैं, विदेश मंत्री थे और बड़े सीनियर डिप्लोमेट किसिंजर, अभी 100 वर्ष मतलब 100 साल की उम्र हो चुकी है, उन्होंने बड़ा काम किया था उस वक्त। तो बहरहाल अरब और मिडिल ईस्ट के जो मसले हैं उनके ऊपर एडवाइज़र के तौर पर नियुक्ति अपने समधी मसाद बुलोस को दी है। मसाद बुलोस बेसिकली लेबनानी सिटीजन, लेबनान के हैं मूल रूप से, नेटिव उनका लेबनान है। और उनकी जो दोस्ती है वो अरब और अरब लीग और जो हमारे गल्फ़ के जो देश हैं उनसे काफ़ी अच्छी खासी पैठ है। उनके पिता और उनके दादा लेबनान की राजनीति, मेन स्ट्रीम की जो राजनीति है उसमें वो रहे हैं, इसलिए मसाद बुलोस जो है उनको वहाँ का बहुत ज़्यादा अनुभव है। हालांकि उनके ऊपर हिजबुल्लाह समर्थन का भी आरोप है। हिजबुल्लाह समर्थित एक राष्ट्रपति के कैंडिडेट को, लेबनान के राष्ट्रपति के कैंडिडेट को मसाद ने अपना समर्थन दिया था। तो ये आरोप उस वक्त ज़बरदस्त थे, उनकी निंदा भी हुई थी। बाद में उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया था कि उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये आरोप लगे थे उनके ऊपर। तो एक आरोप तो यह है कि वो लेबनान की राजनीति में अभी भी दखल देना चाहते हैं और ये जो पूरा जो हिजबुल्लाह का और इनका नेटवर्क है उसका और इनका क्या संबंध है, ये अभी तक पर्दे के पीछे है। आप हम सब जानते हैं कि बड़े लोगों का जो मसला होता है वो इस तरह के पूरे पचड़ों में हमेशा रहता है। वो इधर भी दोस्ती रखते हैं, उधर भी दोस्ती रखते हैं, और जनता जैसी है वैसी हम सुनते रहे तो उसी अकॉर्डिंग एक्ट कर देते हैं। अफ्रीका के एक देश में आज ऐसा ही एक्ट हुआ जिसमें फुटबॉल मैच में जनता आपस में भिड़ पड़ी, 100 लोगों से ज़्यादा मौत हो चुकी हैं। तो जनता इस तरह से रिएक्ट कर देती है, लेकिन ये जो बड़े लोग हैं इनके मसले कुछ और होते हैं। हिजबुल्लाह से भी दोस्ती है, इजराइल से भी दोस्ती है, अमेरिका में भी पैठ है और लेबनान में भी बड़ी ज़बरदस्त पैठ है। तो ये मसाद बुलोस जो हैं उनको ट्रंप ने चुन लिया है और ये उनके समधी हैं ट्रंप के। तो हालांकि बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेसमैन आप हम सब जानते हैं कि इंटरनेशनल कारोबार करने में किस तरह के काम होते हैं, किस तरह से लोग काम करते हैं। तो ये अभी जो ट्रंप का चुनाव था इसमें मसाद ने डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में बहुत काम किया और माना ही जाता है कि जो मुस्लिम जो रहते हैं अमेरिका में उनके बीच मसाद का काफ़ी मतलब एक अच्छा रेपो है, जिसकी वजह से कुछ बढ़त उनको मिली। मिशिगन में खास तौर पर बढ़त उनको उनकी वजह से मिली। तो 3 लाख के आसपास वोट डोनाल्ड ट्रंप को मुस्लिम वोट मसाद ने दिलाए। तो ये एक पॉलिटिकल भी मसला है, लेकिन समझी हैं इसलिए नज़रें लोगों की हैं। और ये मतलब ऐसा भी माना जा रहा है कि जो परिवार का ही पूरा मसला, पिछली बार भी डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में उनकी जो बेटी हैं टिफनी के ससुर ही हैं ये मसाद बुलोस जो हैं वो टिफनी के ससुर हैं। टिफनी उस वक्त व्हाइट हाउस में एडवाइजर थी डोनाल्ड ट्रंप की। तो ये परिवारवाद भी अमेरिका को भी खाया जा रहा है और पूरी दुनिया में भी इस तरह के मैसेज होते हैं, तो उससे भी अच्छी राजनीति तो नहीं कही जा सकती है। हमारे देश में तो परिवारवाद का आप हम सब जानते ही हैं किस तरह से मसला है। और एक और नियुक्ति जो डोनाल्ड ट्रंप ने करने की घोषणा की है वो भी अपनी बड़ी बेटी के जो ससुर हैं यानी अपने बड़े समधी हैं उनकी की है, फ्रांस के राजदूत के तौर पर। और ये चार्ल्स जो कुशनर हैं, चार्ल्स कुशनर बड़ा नाम है वैसे डिप्लोमेसी की दुनिया में, बड़ी चीज़ें करते हैं वो, और उनका भी एक अलग ही सेटअप है। अमेरिका में बहुत सारे लोग हैं इस तरह के जो पूरी दुनिया में अपने थिंक टैंक और अपने लॉबिस्ट का काम करते हैं। ये जो हंटर बाइडेन हैं, जो बाइडेन के बेटे जिनका अभी हमने जिक्र किया, हंटर बाइडेन का भी लॉबिस्ट के तौर पर काम है, लॉबिस्ट एडवोकेट हैं वो, और कई देशों की बड़ी कंपनियों के लिए लॉबिंग करते हैं अमेरिका में। खास तौर पर कई सरकारों की लॉबिंग भी वो करते हैं, क्योंकि अमेरिका, हमने पहले भी बताया आपको कि महान राष्ट्र कहता अपने आप को, पूरी दुनिया का नेता कहता है। तो वहाँ बहुत सारे देशों की किस्मत तय होती है, बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था तय होती है, बहुत सारे देशों की राजनीति तय होती है, और वहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो उन देशों की दिशा और दशा निर्धारित करते हैं। वहाँ यदि सैंक्शन लगी हुई है तो सैंक्शन हटाने के लिए, न लगी हुई है तो लगाने के लिए, कई तरह की चीज़ें होती हैं। अमेरिका के अलावा 200 देश हैं और करीब 150 देशों में अमेरिका की इस तरह की दखल है। तो ये भी एक बड़ा कारण है। और
हंटर बाइडेन जैसे जो लोग हैं ये लॉबिस्ट के तौर पर अरबों रुपए कमाते हैं। तो ये भी एक बात है। बहरहाल जो चार्ल्स कुशनर हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जो बड़ी बेटी हैं इवांका, उनके ससुर हैं। और यदि हम देखें कि इवांका का जो पूरा यदि देखें हम, तो कुशनर जो इनके दामाद हैं ये भी व्हाइट हाउस में बड़े एडवाइजर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के। तो व्हाइट हाउस में परिवार का ही कब्जा था। तो डोनाल्ड ट्रंप भी उस तरह की राजनीति से अछूते तो नहीं हैं जिस तरह की राजनीति पूरी दुनिया में एक आदर्श की राजनीति होनी चाहिए थी। हालांकि इस बार ऐसा माना जा रहा है कि टिफनी जो हैं वो अब, और इवांका भी, दोनों ही अब व्हाइट हाउस के एडवाइजर के तौर पर नहीं आने वाली हैं। उन दोनों ने इस तरह की बात, लेकिन दोनों समझी पहुंच गए हैं। और कारोबार जगत में भी उनका, डोनाल्ड ट्रंप खुद बहुत बड़े कारोबारी हैं, बिलियनर हैं, बल्कि बिलियनर से भी ऊपर हैं। तो ये मामला इस तरह का है जिसमें राजनीति वहाँ अमेरिका में भी अब संदेह के घेरे में है। और बिलियंस की जहाँ तक बात है, बिलियंस में रशिया ने अपना जो डिफेंस बजट है 2025 का, वो 230 बिलियन का कर दिया है, बढ़ा दिया है। करीब 2 लाख करोड़ रुपए का बजट बढ़ा के किया है। 11 लाख करोड़ के आसपास का ये बजट टोटल घोषित हुआ है। रशिया की टोटल इनकम का 32% हिस्सा अब डिफेंस बजट के तौर पर होगा। रशिया के सामने दिक्कतें तो हैं, नेटो ने घेर रखा है, यूक्रेन की मदद पूरी यूरोपीय दुनिया और अमेरिकी दुनिया कर रही है। ऐसे में रशिया को बजट तो बढ़ाना पड़ता, लेकिन अब ये बात अलग है कि रशिया की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, खासतौर पर बेरोजगारी, और रशिया में सैनिक भी नहीं मिल रहे हैं रशिया को। तो मशीनरी, इक्विपमेंट, हथियार, ये सब बनाना भी रशिया की एक मजबूरी है। ऐसे में रशिया के सामने अब और आगे आने वाले समय में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि 32% पूरी आय का हिस्सा डिफेंस बजट पर खर्च कर देना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ज़्यादातर देश जो हैं वो 3, 4, 5%, 6% से ज़्यादा नहीं जाते हैं, 7%, 8% बस। बट ये बहुत बड़ा चंक जो है ये रशिया के लिए आगे क्या गुल खिलाएगा। ये बिलियंस की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि ये बिलियंस में ही फिगर आया है। और बिलियन जो है वो ऐसी एक करेंसी हो गई है, ऐसी एक मुद्रा है जो पूरी दुनिया पर हेजेमनी लगाए हुए है। अमेरिका को इस डॉलर की हेजेमनी से करीब $8 ट्रिलियन अनायास ही मिल जाता है सालाना। $8 ट्रिलियन ब्याज के तौर पर, स्विफ्ट में जो लेन देन होता है उसके तौर पर। तो डोनाल्ड ट्रंप इसको क्यों छोड़ेंगे और इस हेजेमनी को क्यों कमज़ोर होने देंगे? वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं ग्रेट अमेरिका का सपना लेकर वापस आ रहा हूँ। तो $8 ट्रिलियन, भारत की जो टोटल इकोनॉमी है वो $5 ट्रिलियन होने के लिए हम सपने देख रहे हैं। तो ये स्थिति है। तो डॉलर का डीडॉलराइजेशन होगा या नहीं होगा, ये आगे की बात है। कुर्सी का जो किस्सा है महाराष्ट्र का 4 दिसंबर को तय होने वाला है। और डोनाल्ड ट्रंप का आगामी जो राजनीतिक जिसको कहते हैं कद कैसा होगा, वो इन 2 फैसलों से सामने आ रहा है कि परिवारवाद की जो धुरी है उसके इर्द गिर्द डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन चलने वाला है। ये था आज का संक्षिप्त एक कार्यक्रम। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।